हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ACP लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलेन की सांद्रता। और इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विलेन की सांद्रता के 3 पदों को हमने पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विलेन की मोलरता, विलेन की नॉर्मलता और विलेन की मोलरता और मोलर्स के बारे में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। इतना टॉपिक हमको आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विलेन की मोलरता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से कॉपी कलम को लेके बैठे और ध्यान से वीडियो को देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विलेन की मोलरता। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास में ये पात्र है, ठीक है, और इसमें मैंने कोई विलय लिया है। विलय को मैंने मोल के रूप में लिया है इस प्रकार से। इसमें मैंने विलय लिया और विलय को मैंने ब्लैक में घोल दिया है। तो जो समांगी मिश्रण तैयार हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? विलेन बोलेंगे। ये विलेन तैयार हुआ। माना ये विलेन 1 लीटर है, माना ये विलेन 1 लीटर। तो बच्चों हमें विलेन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं? हमें ज्ञात करना होता है कि किसी विलेन के 1 लीटर में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी होती है। ठीक है, अब मान लो, माना इसमें जो विलय है, ठीक है बच्चों, वो विलय मान लिया मैंने, ठीक है, 2 मोल है, 2 मोल विलय घुला हुआ है। तो इस विलेन की जो मोलरता होगी वो होगी 2 मोल प्रति लीटर। और यदि बच्चों मैं इसका आयतन 2 लीटर मान लूं, ठीक है, तो इसकी जो मोलरता होगी वो होगी 1 मोल प्रति लीटर। क्योंकि अब 1 लीटर में, ठीक है, विलय का कितना मोल है बच्चों? 1 मोल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी विलेन की मोलरता को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशन की बात करता हूं बहुत ही आसान तरीके से। 1 लीटर विलेन में विलय के जितने मोल घुले होते हैं, 1 लीटर विलेन में विलय के जितने मोल घुले होते हैं उसी को विलेन की मोलरता कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल। ठीक है, और मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं। और इसका मात्रक बच्चों होता है मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर, या फिर मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब भी होता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन को लिखता हूं और आप लोग भी इसको नोट करें। ठीक है, देखिए मैं यहां लिखूंगा 1 लीटर विलेन में विलय के जितने मोल घुले होते हैं उसी को विलेन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर विलेन में विलय के जितने मोल घुले हैं, ठीक है, उसी को विलेन की मोलरता कहते हैं। बच्चों मोलरता को, ठीक है, मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है बच्चों मोल प्रति लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं। यह इसका दूसरा मात्रक आप लोग लिख सकते हो मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से भी इसका मात्रक होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं
आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे बच्चों ऊंचाई। ठीक है, अब लंबाई का मात्रक यदि मैं डेसीमीटर लूं, ठीक है, चौड़ाई का भी मात्रक मैं डेसीमीटर लूं और ऊंचाई का मात्रक भी मैं डेसीमीटर लूं। ठीक है, तो बच्चों आयतन का मात्रक क्या होगा, क्योंकि सबकी घात एक है तो गुणा में घातें आप लोग जोड़ लेंगे, तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों, ठीक है, जो मोलरता है उसका आयतन मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से आइए हम लोग, ठीक है, इसके फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए थोड़ा हम लोग डिटेल में चलते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो पे बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से आप लोग वीडियो को देखते रहें। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके, ठीक है, जनरल सूत्र की या इसके फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो विलयन की मोलरता बराबर, बच्चों विलयन की मोलरता बराबर होता है विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, और मैं इसको शॉर्टकट में भी लिखता हुआ चलूंगा। मोलरता को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों कैपिटल एम से। विलय के मोल, विलय के मोलों को मैं रिप्रेजेंट करूंगा N2 से, और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मैं लिखूंगा बच्चों, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं इसलिए V से लिखेंगे, और मैं इसके फुट में L लिखता हूं, इसका मतलब, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो इसका जो संक्षेप में जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, चूंकि चूंकि आप जानते हैं विलय के मोल बराबर, बच्चों जिसके मोलों की संख्या निकालते हैं उसका जो दिया गया भार है, ठीक है, दिया गया भार को उसके अणुभार से क्या कर लेते, उसको डिवाइड करते, भाग कर लेते। तो विलय के मोल बराबर विलय का भार, विलय का भार जो कि किसमें होगा, ग्राम में। ठीक है, और बटे में विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, अणुभार का मात्रक होता है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल होता है। तो बच्चों मैं क्या काम करूं, ठीक है, मैं इधर इसको शॉर्टकट में अगर मैं देखूंगा, ठीक है, तो N2 क्या, विलय के मोलों की संख्या। तो बच्चों विलय के मोलों की संख्या बराबर होगा विलय का भार बटे विलय का अणुभार। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम लोग इधर थोड़ा सा शॉर्टकट में भी फॉर्मूले को बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं विलय के मोलों की संख्या को इस वाले फॉर्मूले में रखूंगा तो मुझे मोलरता का एक और नया फॉर्मूला मिलेगा, वो ये है मोलरता बराबर विलय के मोल बराबर, ठीक है, मैं लिखूंगा विलय का भार बटे विलय का अणुभार और विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तीसरा वाला जो पोर्शन होगा वो इसके गुणे में आ जाएगा, तो इनटू विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, मैं यहाँ पर आयतन लिख दे रहा हूं, तो विलयन का आयतन लीटर में होगा, तो मैं इधर इसको, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं आयतन लीटर में। ठीक है, तो ये मेरा जो है, ठीक है, फॉर्मूला बना। और देखिए बच्चों, जब आप सवाल करेंगे, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, अगर न्यूमेरिकल में विलय के मोल दे रखे हो, ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यदि विलय का भार, ठीक है, विलय का भार दे रखा होगा
तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर N2 की वैल्यू यहां पर अगर मैं रखूंगा तो मुझे मोलरता का ये वाला फॉर्मूला मिलता है, W2 अपॉन M2। अब इसके बटे में क्या आएगा, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन लीटर में है, तो मैं क्या काम करूंगा, ठीक है, इसको इसके गुणे में लिख दूंगा ऐसे, इस प्रकार से। तो ये मुझे मिला, ठीक है, मोलरता का शॉर्टकट फॉर्मूला। अब बच्चों देखिए, सवाल करते वक्त विलयन का आयतन अगर लीटर में दे रखा हो तो हम इन सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे, और अगर विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया हो तो उसके लिए देखो हम क्या काम करते हैं, ठीक है। तो यदि यदि विलयन का आयतन मिलीलीटर में हो तो तब क्या करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके लिए हम क्या काम करेंगे बच्चों, ठीक है, देखिए, मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणु भार, विलय का अणु भार, आयतन मतलब जो कि विलयन का है आयतन, ठीक है, अगर मिलीलीटर में हो तो क्या काम करते हैं बच्चों, मिलीलीटर से लीटर में बदलने के लिए हम क्या काम करते हैं, 1000 से इसे भाग करेंगे। इस 1000 से भाग ना करते हुए हम क्या काम करेंगे, ऊपर बच्चों 1000 से ऐसे गुणा कर देंगे। सवाल करते वक्त फिर हमको, ठीक है, आयतन को लीटर में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सीधे हम क्या काम करेंगे, ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। तो ये, ठीक है, यदि आयतन ml में हो तब बच्चों मोलरता का फॉर्मूला आपका ये बनेगा, ठीक है, विलय का भार बटे विलय का अणु भार, और विलयन का आयतन यदि बेटा ml में दे रखा हो तो हम क्या काम करेंगे, ऊपर 1000 से गुणा करेंगे और हमें ये मिलेगा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो अगले टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। अगला टॉपिक है अपना बच्चों विलयन की मोलरता, ठीक है, बहुत आसान। बच्चों विलयन की मोलरता में विलयन का आयतन लेते हैं बच्चों, इसमें विलयन की मोलरता, ठीक है, विलयन की मोलरता में हम लोग आयतन की बात नहीं करते, यहाँ पर हम लोग विलय का भार किलोग्राम में लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये आपके पास में एक छोटा सा पात्र है और मैंने इसमें 1 किलोग्राम जल को लिया, 1 किलोग्राम जल को लिया और इसमें मैंने 2 मोल, ठीक है, 2 मोल मैंने विलय ले लिया, ठीक है, 2 मोल मैंने विलय ले लिया और ये बच्चों क्या बन गया, एक तरीके से विलयन बन गया, ठीक है, विलयन बन गया। तो बहुत ही आसान है, हमें 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोल निकालने होते हैं, ठीक है, और विलयन की मोलरता में 1 लीटर में विलय के मोल निकालने होते हैं। बस इतना सा फर्क है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस दोनों की डेफिनेशन लगभग थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से लगभग समानता दर्शाती है। तो देखिए जरा, बहुत आसान है, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के जितने मोल घुले होते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में बच्चों विलय के जितने मोल घुले होते हैं उसी को विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं, ठीक है, विलयन की मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है मोल पर केजी, मोल प्रति किलोग्राम। तो ठीक है, तो देखिए लिखते हैं इसको, एक किलोग्राम विलायक में विलय के जितने मोल घुले होते हैं तो उसी को
विलयन की मोललता कहते हैं, उसी को विलयन की मोललता कहते हैं। बच्चों इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, या हम इसको मोलल भी कह देते हैं, मोलल। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ही। ठीक है बच्चों, मोल प्रति किलोग्राम या फिर मोलल, ये डेफिनेशन है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय के जितने मोल घोले होते हैं उसी को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, मात्रक इसका मोल पर, ठीक है, मोल पर केजी होता है, या फिर मोलल भी आप कह सकते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। न्यूमेरिकल के लिए भी फॉर्मूला तो चाहिए होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। विलयन की मोललता बराबर, विलयन की मोललता बराबर विलय के मोल बटे विलायक का भार, किस में लेंगे बच्चों? किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम में ले लेंगे। सही है। चूंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, अगर बच्चों न्यूमेरिकल करते वक्त अगर विलय के मोल दे रखे हो तो हम सीधे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और अगर विलय के मोल ना दे रखे हो, विलय का भार दे रखा हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अगले नए फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, तो विलय के मोल बराबर, विलय के मोल बराबर होता है बच्चों विलय का भार बटे विलय का अणुभार। ठीक है, तो विलय के मोलों, जो विलय के जो मोल है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो मुझे मोललता का एक फॉर्मूला मिलेगा। देखिए, मोललता बराबर, ठीक, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। ठीक है, और विलायक का भार किलोग्राम में। इसके बटे में ना लेके मैं क्या काम करूंगा, इसके गुणे में लिखूंगा। ठीक है, इनटू विलायक का भार, किस में लेंगे बच्चों? किलोग्राम में। ठीक है, इस प्रकार से। तो बच्चों अगर विलय के मोल दे रखे हो तो सीधे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, और अगर विलय के मोल ना दे रखा हो, विलय का भार दे रखा हो, तो इस वाले फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में इधर लिखते हैं। मोललता को बच्चों किससे लिख रहे हैं? स्मॉल m से। ठीक है, विलय का भार हमने W2 लिखा है। ठीक है, विलय का अणुभार स्मॉल 2 लिखा है। ठीक है, और विलायक का भार वो हमने कैपिटल W लिखा है, और इन kg। ठीक है, विलायक को हम लोग, देखिए बच्चों, जो 2 नंबर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो विलय के लिए, और 1 नंबर हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो विलायक के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहां पर क्या लिखा? W1 kg। ठीक है, W1 kg। ठीक है, विलायक का भार और ये विलय के लिए, इस तरीके से। तो ये मेरा मोलरता का, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स में इन फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपने मोलरता को पढ़ा, तो मोलरता में बच्चों जो विलय होता है उसके हम लोग मोल लेते हैं, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा फर्क होता है। विलयन की नॉर्मलता में हम लोग विलय के ग्राम तुल्यांक लेते हैं, बस इतना सा फर्क है, इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो देखिए जरा, आपके सामने फिर से कोई एक पात्र मैंने लिया हुआ है, और उसमें कोई मान लिया 1 लीटर विलयन है। 1 लीटर विलयन मैंने तैयार किया, और यहाँ पर जो विलय है, अब की बार हम यहाँ पर मोल नहीं लेंगे, अब की बार हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है, ग्राम तुल्यांक।
विलय के ग्राम तुल्यांक। मान लिया मैंने कितना लिया है, 2 ग्राम तुल्यांक लिया, ठीक है। तो अगर ग्राम तुल्यांक की बात अगर आती है तो हम लोग विलेन की नॉर्मलता को निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 लीटर विलेन में विलय के जितने ग्राम, जैसे 1 लीटर ये विलेन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें 1 लीटर विलेन में विलय के जो ग्राम तुल्यांक है वो कितने मैंने माने, 2 माने, ठीक है। तो इसकी नॉर्मलता होगी, ठीक है, 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अगर बच्चों अगर ये जो विलेन का आयतन है वो 1 लीटर ना होके 2 लीटर हो जाएगा, तो 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक होंगे, 1 होंगे। तो इसकी नॉर्मलता क्या कहलाएगी बच्चों, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है, कि 1 लीटर विलेन में विलय के जितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित होते हैं तो उसी को विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को बच्चों इस कैपिटल एन से हम लोग दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या इसका दूसरा मात्रक आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो, ग्राम तुल्यांक प्रति डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, इसकी परिभाषा की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, 1 लीटर विलियन में विलय के जितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित होते हैं, तो उसी को विलेन की नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। बहुत आसान। तो देखिए बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा दूं, अगर मोल लेंगे तो विलेन की मोलरता निकालते हैं, अगर ग्राम तुल्यांक लेते हैं विलय के, ठीक है, तो विलेन की नॉर्मलता निकाल लेते हैं। विलेन की नॉर्मलता को हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल एन से, और इसका मात्रक मैंने आपको अभी बताया, इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक, ठीक है, प्रति लीटर, ठीक है। या आप इसका दूसरा, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, या इसका दूसरा मात्रक आप लिख सकते हैं ग्राम तुल्यांक, तुल्यांक प्रति डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर की घात 3, ठीक है। इसका ये मात्रक आप लोग याद करोगे, याद कर सकते हो, ठीक है। फिर से मैं आपको रिपीट करा दूं विलेन की नॉर्मलता। बेटा 1 लीटर विलेन में विलय के जितने ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं तो उसी को विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाते हैं, मात्रक इसका ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, और हम लोग इसके अगले बात करेंगे विलेन की नॉर्मलता के, ठीक है, सूत्र की अर्थात फॉर्मूले की, ठीक है। तो मैं इसको रेज करता हूं, इसका जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वो आप लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, देखिए विलेन की नॉर्मलता बराबर, ठीक है, विलेन की नॉर्मलता बराबर होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में आ जाएगा बच्चों बिलियन का आयतन लीटर में, विलेन का आयतन किसमें लेंगे, लीटर में। परिभाषा यहां से भी आप लिख सकते हो कि 1 लीटर विलेन में विलय के जितने ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं उसी को विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। बच्चों ग्राम, अब इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। चलो, तो सवाल करते वक्त यदि ग्राम तुल्यांक दे रखे हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और अगर विलय का भार दे रखा हो तो उसके लिए हम लोग अगले फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, चूंकि
विलय के ग्राम तुल्यांक बराबर, बच्चों विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का, ठीक है, जब मोल निकालते हैं तो विलय का भार बटे विलय का अणु भार आता है, और यहां पर जब ग्राम तुल्यांक निकालते हैं तो बच्चों आता है, तुल्यांक निकालते तो आता है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, बस इतना सा फर्क है। ठीक है बच्चों, तो अगर सवाल में तुल्यांकी भार दे रखा हो, ठीक है, तुल्यांकी भार दे रखा हो, तो आप लोग क्या काम करेंगे, ठीक है, तुल्यांकी भार को लगाकर विलयन की मोलर नॉर्मलता को आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या काम करें, ग्राम तुल्यांकों की जो ग्राम तुल्यांक है, ठीक है, विलय के जो ग्राम तुल्यांक है, इस वैल्यू को हम लोग विलयन की नॉर्मलता में रखते हैं, तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह पे मैं लिखूंगा विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, और बच्चों इसके बटे में क्या है, विलयन का आयतन लीटर में। थर्ड पोर्शन कहां पे आएगा, इसके गुणे में, तो मैं इधर शॉर्टकट में लिख रहा हूं आयतन लीटर में, लेकिन किसका है बच्चों, ये विलयन का, तो आयतन किस में आ जाएगा, लीटर में। ठीक है, आयतन किस में बच्चों, लीटर में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मिलता है। अब बच्चों यदि, ठीक है, तुल्यांकी भार अगर ना दे रखा हो, ठीक है, अगर तुल्यांकी भार ना दे रखा हो, ठीक है, या तुल्यांकी भार निकालना हो, तो आप कैसे करके उसको निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं तुल्यांकी भार। विलय का तुल्यांकी भार बराबर होता है विलय का अणु भार, विलय का अणु भार, ठीक है, मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं अणु भार को, और नीचे आता है बच्चों एन फैक्टर, एन फैक्टर। हम लोग एन फैक्टर को अलग से अभी हम लोग इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर विलय का तुल्यांकी भार ना दे रखा हो, तो हम विलयन की नॉर्मलता निकालने के लिए, ठीक है, एक और फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो फॉर्मूला बनने वाला है कुछ इस तरीके से, तो मैं लिखता हूं नया फॉर्मूला, विलयन की नॉर्मलता बराबर, एक काम करते हैं ना, विलय का तुल्यांकी भार, ठीक है, मुझे मिला ये है, तो मैं यहां लिखूंगा विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, लेकिन विलय का तुल्यांकी भार तो मुझे ये मिला, तो मैं यहां लिखूंगा विलय का अणु भार बटे एन फैक्टर। कहां पहुंच जाएगा, थर्ड पोर्शन सबसे ऊपर, तो इधर मैं लिखूंगा इनटू एन फैक्टर। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी किस में ले रहे हैं हम लोग, लीटर में। ठीक है, लीटर में ले लिया। ये आपका फाइनल और लास्ट फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से अगर विलय का भार दे रखा हो, ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर विलय का तुल्यांकी भार अगर आपको आता है निकालना, ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर विलय के ग्राम तुल्यांक अगर दे रखे हो, तो इस वाले फॉर्मूले का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक काम और करते हैं हम लोग, ठीक है, ये जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है, इसको शॉर्टकट में कैसे करके लिखेंगे, ठीक है, या फिर इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे करके लिखेंगे, तो आइए लिखते हैं। नॉर्मलता को बच्चों हम लोग किससे लिखेंगे, कैपिटल एन से। विलय का भार किससे हम लोग लिख रहे हैं बच्चों, W2, विलय, विलय के लिए हमने, ठीक है, हमने क्या है, 2 को माना है, और नीचे का लिखेंगे विलय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को हम लोग ई से लिखते हैं, ठीक है, लेकिन विलय है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, E2 लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका विलय का तुल्यांकी भार, और इधर आ जाएगा आपका विलयन का आयतन किसमें, लीटर में।
तो इस फॉर्मूले का ये शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा। ठीक है, इसके अलावा मैं इसका शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों। ठीक है, नॉर्मलता बराबर आपका हो जाएगा विलय का भार हम किससे लिख रहे हैं, W2 से। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका एन फैक्टर आ जाएगा, एन फैक्टर, फिर नीचे आ जाएगा विलय का अणुभार, विलय के अणुभार को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, M2 से, और इधर आ जाएगा विलयन का आयतन लीटर में, तो इधर मैं लिख दूंगा VL। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके शॉर्टकट है। और बच्चों आप लोग ध्यान दें, जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा लिखने में वक्त लगता है और इसको इस्तेमाल करने में बहुत वक्त आपका बच जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसे फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप फॉर्मूले को याद रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपको एग्जाम हॉल में आपका वक्त भी बचेगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारा, ठीक है, नॉर्मलता का फॉर्मूला आता है। ठीक है, और अब हम लोग बात करने वाले कि एन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, इसको वास्तव में हम लोग एन फैक्टर को संयुक्ता गुणांक कहते हैं। ठीक है, एन फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, संयुक्ता गुणांक कहते हैं। जो एन फैक्टर है हम इसको संयुक्ता गुणांक भी कहते हैं। एन फैक्टर को बच्चों क्या कहते हैं, संयुक्ता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं नॉर्मलता का जो सूत्र हमने यहाँ पे निकलवाया है, ठीक है, वो आपको जरूर समझ में आया होगा। और अब हम लोग इसके अगले बात करने वाले एन फैक्टर किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लें, तो आप ले लीजिए। तो बच्चों हम लोग अब बात करेंगे एन फैक्टर। ठीक है, अम्लों के लिए कैसे निकालेंगे, क्षार के लिए कैसे निकालेंगे, और लवण के लिए कैसे निकालते हैं। क्योंकि जब आप सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, तो उसमें विलय पदार्थ की प्रकृति अम्लीय हो सकती है, वो अम्ल हो सकता है, ठीक है, क्षार हो सकता है, या फिर वो लवण हो सकता है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, अम्लों के लिए एन फैक्टर, क्षारों के लिए एन फैक्टर, और बच्चों लवणों के लिए एन फैक्टर। ठीक है, तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी अम्ल बच्चों जितने हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर सकता है, तो प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयनों की संख्या एन फैक्टर के बराबर होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एन फैक्टर कहते हैं। जैसे मेरे पास में ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, और इसका जब आयनन कराया गया तो इसने एक हाइड्रोजन आयन दिया। ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन दिया, तो मैं यहाँ पर एन फैक्टर बोलूंगा HCl के लिए 1। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल को लिया है, गंधक अम्ल को लिया है, अगर इसका आयनन किया जाए और इसने 2 हाइड्रोजन आयन दिए हैं, तो इसका एन फैक्टर बराबर मैं लिखूंगा 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा एन फैक्टर कैसे करके हम लोग निकालते हैं। और देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए बच्चों, ये मेरे पास में फास्फोरिक अम्ल है H3PO4, लेकिन ध्यान दें कोई हाइड्रोजन, ठीक है, कोई अम्ल जितने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दे, वही उसका क्या कहलाएगा, ठीक है, एन फैक्टर कहलाएगा। ये है मेरे पास में फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, 3 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, और मिलेगा आपको PO4 3-। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एन फैक्टर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जरूरी नहीं है बच्चों कि अम्ल में जितने हाइड्रोजन आयन दिखाई दे, ठीक है, एन फैक्टर उतना हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए कैसे नहीं हो सकता, देखिए एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं आपके सामने बच्चों। ठीक है, मैंने यहाँ पर एसिटिक अम्ल को ले लिया CH3COOH। तो ये एसिटिक अम्ल का जब आयनन करेंगे तो आपको मिलेगा एसीटेट आयन और मिलेगा हाइड्रोजन आयन। ये एसीटेट आयन है। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिखाई हमको दे रहे थे 4 हाइड्रोजन, लेकिन प्रतिस्थापन हुआ मात्र 1 हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पर
एसिटिक अम्ल का जो एन फैक्टर होगा वो होगा 1, वो होगा 1, क्योंकि कार्बनिक अम्लों से वो हाइड्रोजन को हम लोग ठीक है विस्थापित करते हैं जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा हुआ होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अम्लों में जितने हाइड्रोजन दिखाई दे ठीक है वो सारे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो सकते हैं, हट सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगले हम लोग बात करेंगे क्षारों के लिए एन फैक्टर कैसे करके। ठीक, देखिए जरा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको आयनित होकर देगा Na+ और OH- देगा। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है, क्षार जितने OH आयन विस्थापित कर दे, जितना हाइड्रोक्साइड आयन विस्थापित कर दे, वही उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बच्चों, 1 होगा। एन फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता गुणांक कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक और हम लोग यहाँ पर ठीक है लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर OH की संख्या कितनी बच्चों, 2 है, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस सिंपल, बहुत ही आसान। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, लवणों के लिए एन फैक्टर। तो ध्यान देना, जब कोई लवण आयनित होता है तो वो देता है धनायन मूलक, मतलब धनायन देता है और ऋणायन देता है। धनायनों और ऋणायनों में वो आयनित होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को आयनित कराया तो मुझे मिला Na+ और Cl-। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करके हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं, धनायन पर उपस्थित आवेश की संख्या या बच्चों ऋणायन पर उपस्थित आवेश की संख्या किसके बराबर होती है, एन फैक्टर के बराबर। तो इस धनायन पर कितना आवेश है, 1, तो मैं यहाँ पर एन फैक्टर लिखूंगा। ठीक है, कितना, 1। लो, ये इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूं। मैंने यहाँ पर लिया कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड लिया, इसका आयनन कराया तो मुझे मिला Ca2+ और प्लस का 2Cl1-। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो हमें धनायन प्राप्त हुआ इस पर आवेश कितना, 2 है। ये हमें जो ऋणायन प्राप्त हुआ वो कितने, 2 है, इन पे आवेश कितना, 1 है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, या तो धनायन पर उपस्थित आवेश की कुल संख्या या फिर ऋणायन पर उपस्थित, ऋणायनों पर उपस्थित आवेश की कुल संख्या एन फैक्टर के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आवेश कितना, 2, यहाँ पर धनावेश कितना, 2, यहाँ पर ऋणावेश भी कितना होगा, 2 होगा। तो मैं यहाँ पर एन फैक्टर लिख दूंगा बच्चों 2। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं। ठीक है, वो होगा आपका जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये एल्यूमिनियम मैंने सल्फेट लिया है, यदि मैं इसका आयनन कराऊंगा तो मुझे मिलेगा 2 एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 मुझे मिलेंगे सल्फेट आयन। ठीक, इस प्रकार से। अब बेटा यहां पर आप लोग ध्यान दें कैसे करके, जो धनायन है वो कितने, 2 हैं, और एक धनायन पर चार्ज कितना है, 3+ है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, एक जो ऋणायन है, जो ऋणायन है, ठीक है, उस पे चार्ज कितना, 2- और ऋणायन है कितने, 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6। तो धनायन पर उपस्थित, धनायनों पर उपस्थित कुल आवेश की संख्या या फिर ऋणायनों पर उपस्थित कुल आवेश की संख्या। तो बच्चों यहाँ पर कितना हुआ, 2 3 6 या फिर 3 दूनी 6। तो मैं यहाँ पर एन फैक्टर लिखूंगा बच्चों 6। तो उम्मीद करते हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप अम्लों के लिए एन फैक्टर, क्षारों के लिए एन फैक्टर और लवणों के लिए एन फैक्टर आप लोग निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया, समझ में आया, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को और ऐसे बच्चों को आप लोग जरूर ठीक है शेयर कीजिए जो बच्चे कोचिंग ठीक है नहीं अफोर्ड कर सकते। और अगर वीडियो समझ में आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी। ठीक है, और अगले हम लोग अगले वीडियो में मिलने वाले हैं और अगले हम लोग बात करेंगे, ठीक है, मूलन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। ठीक है।